Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 26th of December 2022. तो गाइस आज है तारीख 26 दिसंबर 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है ताल छपर सेंचुरी को, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और ऐसे डायरेक्टली सवाल बन भी जाते हैं, तो इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो मैंने आपसे बोला है ना कि देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कोई नेशनल पार्क है, इसको लेकर डायरेक्टली सवाल बन भी जाता है और इसी वजह से ताल छपर सेंचुरी को अच्छे से मैप में देखने के लिए आप सभी लोगों से बोला गया है। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि 2018 में डायरेक्टली प्रीलिम्स में किस प्रकार से सवाल पूछा गया था। तो पूछा जाता है कि जो ये पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी मेघालय या फिर ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो इसका सही आंसर भी आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बाकी जो थंबनेल वाला आर्टिकल है इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है एवियन फ्लू, तो डिटेल से बताऊंगा एवियन फ्लू आखिरकार होता क्या है। लेकिन उससे पहले जब आज के न्यूज़पेपर में आप फ्रंट पेज को देखते हो तो दो सामने आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। एक इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में बात करता है और दूसरा यहाँ पर नेपाल के अंदर जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है उसके बारे में बात करता है। तो इन दोनों में से भी जो हमारे काम का हो जाता है वो आपको ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। इस वाले आर्टिकल की चर्चा आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होगी, चाहे आप लोग यहाँ पे आगे देख सकते हो। तो हुआ क्या है, नेपाल के अंदर देखो कोई भी सरकार लंबे समय तक टिक नहीं पाई है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बीच में काफ़ी बार पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है और बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से कोई भी सरकार टिक नहीं पाती है। वही सिचुएशन अभी भी देखने को मिली है। रिसेंटली यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल ड्रामा नेपाल के अंदर क्रिएट होता है, जिसके बेसिस पर अगेन फिर से यहाँ पर प्रधानमंत्री चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले बदले थे, अब फिर से यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है प्रचंड। वैसे तो इनका नाम पुष्प कमल दहल है, लेकिन हुआ क्या कि जो नेपाल की प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, इन्होंने यहाँ पर नाम दिया है प्रचंड। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं और आज शाम 4 बजे यहाँ पर ये पूरी तरह से शपथ लेने वाले हैं और प्राइम मिनिस्टर के पद पर ये बैठ जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज़ में है। बाकी क्या क्या पॉलिटिकल ड्रामा चला है जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ क्रिएट हुआ है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। वनडे एग्जामिनेशन के अंदर तो डायरेक्टली नाम पूछा जा सकता है कि हाँ कौन से व्यक्ति अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के, वो तो वनडे एग्जामिनेशन के लिए काम खत्म हो गया। लेकिन आपको जो पढ़ना होगा वो इंडिया नेपाल के रिलेशंस के बारे में पढ़ना होगा, तो उसके लिए मैं आगे कवर करूंगा। ठीक है, मतलब अभी ये आर्टिकल आने वाले समय पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आएगा। आज ये शपथ लेंगे, कल बहुत बड़ा आर्टिकल इसके ऊपर ये पब्लिश होने वाला है, तो कल ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बार बार इस चीज़ को कवर करते रहो, एक ही दिन में कल ही मैं आप लोग को बहुत अच्छे से इंडिया नेपाल के जो रिलेशंस हैं उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में सब कुछ कवर करवा दूंगा। अभी आप लोग यहाँ पर देख पाओगे जो ये नाम आ रहे हैं ना, एक नया नाम आया है प्रचंड। इनको यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है। हमारे पीएम मोदी ने कल ट्वीट करके यहाँ पर मेंशन किया, इनको बधाइयाँ दी। बधाइयाँ देने के साथ साथ वो मेंशन करते हैं कि बिल्कुल हम इनके साथ में इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप को और ज़्यादा आगे ग्रो करने में बहुत ज़्यादा खुश होंगे और हम चाहते हैं कि नेपाल के साथ में हमारे जो पीपल टू पीपल टाइज़ हैं वो भी और ज़्यादा इम्प्रूव होते रहें। ठीक है, तो ये आर्टिकल की समाप्ति यहीं पर है। इस आर्टिकल में कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पर एक आर्टिकल छोटा सा ये देखने को मिलेगा। अब जब भी देखो स्टेटमेंट आता है ना कि हाँ इस व्यक्ति ने ये बोला है,
चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है। तो वो स्टेटमेंट वाइज वाले आर्टिकल भी काम के नहीं होते हैं जब तक कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ना आ जाए, ठीक है, कोई आर्टिकल के बारे में मेंशन किया हो या किसी चीज़ के बारे में मेंशन किया हो, ठीक है, वो मैं आपको बता ही देता हूँ कि हाँ, जब भी स्टेटमेंट काम का होता है तो उस आर्टिकल को मैं डिटेल से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में हाथों हाथ कवर कर देता हूँ। बट यहाँ पर चाइना का स्टेटमेंट है कि चाइना इंडिया के साथ में काम करने के लिए तैयार है, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उसको वहाँ पर आप कह सकते हो कि साथ में आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली साल 2020 से ही वैसे अगर कहें तो इंडिया चाइना के रिलेशंस लगातार ख़राब होते हुए नजर आए हैं गलवान वैली इंसिडेंट्स के बाद से। उसके बाद अभी 9 दिसंबर के आसपास अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो एक और झड़प हो गई थी इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में, उसके बाद रिलेशंस और ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो चाइना की साइड से स्टेटमेंट आया है कि चाइना बिल्कुल तैयार है भारत के साथ में बातचीत करने के लिए, भारत के साथ में काम करने के लिए, अपने रिलेशंस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, ठीक है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो कि पिक्चर में दिख रहे हैं आपको, ये बोलते हैं कि देखो इंडिया और चाइना के जो रिलेशनशिप है, खासकर आज के समय पर दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन को मेंटेन कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जो रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं रिसेंटली, उसको लेकर कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है, ठीक है। वो मैंने आपको पहले ही पढ़ रखा है, कमांडर लेवल की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी थी। दोनों तरफ के जो कमांडर्स हैं उन्होंने आपस में डिस्कशन किया था कि कैसे हम लोग बॉर्डर पर जो विवाद है उसको सुलझा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको आर्टिकल में देखने को मिलेगी। इस आर्टिकल पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। मैंने आपसे बोला था कि थंबनेल वाला आर्टिकल अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। नाउ अभी हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर या बाकी सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर भी आप देखोगे तो एक कॉमन सा आर्टिकल आपको नज़र आएगा जहाँ पे बात की जा रही है बर्ड फ्लू के बारे में। तो लगभग 6000 से ज़्यादा जो बर्ड्स हैं उनको मार दिया गया है केरला के कोट्टयम में। क्यों? क्योंकि इन बर्ड्स के अंदर बर्ड फ्लू फैल गया था और अगर मारते नहीं तो ये बर्ड फ्लू और ज़्यादा फैलता रहता, फिर उसके बाद में इंसानों के अंदर पहुंचता, फिर और ज़्यादा यहाँ पर बड़े लेवल पर ये परेशानियों को क्रिएट करता। तो इस वजह से यहाँ पर ये ढेर सारे आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट कई हज़ार जो बर्ड्स हैं ना वो अभी तक मार दिए गए इस साल, क्योंकि रिसेंटली भी बर्ड फ्लू काफ़ी तेज़ी से फैला था केरला के अंदर में। तो बात यहाँ पर यह की जा रही है कि आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर यूपीएससी पहले कई बार सवाल भी पूछ चुका है। तो इस आर्टिकल को आप लोगों ने क्या करना है, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से रिलेट करते हुए चलना है। देखो, चाहे आप द हिंदू न्यूज़पेपर उठा लो या कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लो, ये आप सर्च कर लेना बर्ड फ्लू के बारे में, आप एक न्यूज़ सेक्शन ओपन कर लेना, सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर इसकी चर्चा की जा रही है। तो पहले तो हमें समझना होगा एग्जैक्टली बर्ड फ्लू होता क्या है। देखो, बर्ड फ्लू या फिर इसको हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं, तो एक कॉन्टेगियस वायरल डिजीज़ है, यानी कि बीमारी जो है लगातार फैलती भी जाती है। और ये किसकी वजह से होती है? एक वायरस की वजह से जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस। इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस जो है वो बेसिकली यहाँ पर इस बर्ड फ्लू के पीछे का कारण है, जो कि क्या करता है, डायरेक्टली जो हमारी पोल्ट्री बर्ड्स हैं यानी कि जो मुर्गे वगैरह हैं इनको डायरेक्टली ये अफेक्ट करता है। और इस वायरस के अपने आप में अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, अलग अलग आप कह सकते हो कि इसकी फेसेस देखने को मिलेंगे, अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पर इसकी देखने को मिलती हैं। कुछ तो यहाँ पर ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बहुत सारे जानवरों की, खासकर जो ये मुर्गे हैं, चिक हैं, टर्की हैं, इनकी जान ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है जिसकी वजह से बर्ड फ्लू फैलता है, ये किसी जानवर के अंदर पाया जाता है क्या? हाँ, जो वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं, जो जंगली बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी पानी के अंदर, जैसे कि पानी के अंदर रहने वाली, जैसे डक हो गई, गीज हो गई, इनके अंदर ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस मतलब नेचुरली पाया जाता है, ऐसा यहाँ पर माना गया। फिर आती है बात कि ये जो बर्ड फ्लू है क्या ह्यूमंस के अंदर फैल सकता है? हाँ, इंसानों के अंदर भी फैल सकता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। घबराने वाली बात क्यों नहीं है, आओ इसको समझते हैं। सबसे पहली बार इंसानों के अंदर ये बर्ड फ्लू पाया गया था 1997 में। कहाँ पर? हांगकांग के अंदर में। और जो ये इंसानों के अंदर बर्ड फ्लू पाया गया था वो कौन सा स्ट्रेन था? क्योंकि मैंने आपको बताया जो ये इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है ना, इसके अलग अलग फॉर्म है, तो उसमें से H5N1 वाला जो स्ट्रेन है ये पाया गया था इंसानों के अंदर में। फिर उसके बाद बताया गया इसके अलावा कुछ और स्ट्रेन भी हैं। H5N1 के अलावा H5N2 हो गया, H9N2 हो गया। ये वाले स्ट्रेन भी क्या होता है, एनिमल से ह्यूमंस के अंदर फैल जाते हैं, जानवर से इंसानों के अंदर यह वाले स्ट्रेन भी पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से इंसानों के अंदर भी जो ये बर्ड फ्लू है वो फैलना स्टार्ट होता है। अब बात ये आती है कि मान लो किसी एक इंसान को हो गया बर्ड फ्लू, तो क्या वो एक इंसान दूसरे इंसान के अंदर फैला सकता है? तो ऐसा नहीं है। पीपल टू पीपल ये नहीं फैलता है, लेकिन जानवर से इंसान के अंदर ये फैल सकता है। ये इसकी एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये कोविड की तरह होता। जनरली आप देखोगे होता यह है कि कोई जो बर्ड है,
ठीक है, कोई मुर्गा है या कोई भी यहाँ पर बर्ड है जिसके अंदर ये बर्ड फ्लू वाला वायरस देखने को मिल रहा है। अब इस बर्ड फ्लू के साथ में अगर कोई इंसान कांटेक्ट करता है, यानी कि इस बर्ड के साथ में कांटेक्ट कर लेता है या फिर वो बर्ड को मार दिया गया है, मरी हुई बर्ड के साथ में कांटेक्ट कर लेता है, मतलब उसका एक तरीके से कांटेक्शन हो जाता है, तो उस कांटेक्शन के माध्यम से ही जो ये बर्ड फ्लू है वो इंसान के अंदर फैलना स्टार्ट होता है। वैसे ऐसे फैलता नहीं है। वैसे आप कह सकते हो कि जब इन बर्ड्स को मारा भी जाता है ना, तो पूरी जो इक्विपमेंट्स वगैरह है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो पूरी किट्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा, कई बार पिक्चर्स देखी होंगी, जब इनको मारा जा रहा होता है तो जो इंसान मार रहे होते हैं उन्होंने पूरी तरह से किट वगैरह पहन रखी होती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये बर्ड्स के साथ में कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही इंसानों के अंदर में जो बर्ड फ्लू है वो फैलता हुआ नज़र आता है। ये बात क्लियर हो गई, मतलब इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता, डायरेक्टली जानवर से इंसान के अंदर ये फैलता हुआ नज़र आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो कोई पोल्ट्री फूड है, ठीक है, मतलब कोई यहाँ पर चिकन खाता है तो उस चिकन के अंदर बर्ड फ्लू है, अब उसे पता नहीं है, उसने वो बनाकर खा लिया, तो क्या उससे ही बर्ड फ्लू फैल सकता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि होता यह है कि माना यह गया है साइंटिस्ट के थ्रू कि जो चिकन वगैरह है जब उसको बनाया जाता है तो उसमें काफ़ी सारे मसालों का इस्तेमाल, प्लस यहाँ पे जब उसको बना रहे होते हैं ना तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब जब गर्म कर रहे होते हैं, बन रहा होता है ना, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो बढ़ते हुए टेम्परेचर में वायरस रुक नहीं पाता, वो वायरस वहीं पर मर जाता है। तो यहाँ पर कुक कर कर खाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, ऐसा भी काफ़ी सारे एविडेंसेस हमें बताते हैं, क्योंकि जो वायरस है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स हीट। जैसी गर्म होगा वैसी वायरस यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा, मरने लगेगा। वो बात हमें बताइएगा। अगर जिसको नहीं पता है इसके बारे में कि उसके फूड के अंदर यहाँ पे बर्ड फ्लू हो सकता है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला, ऐसा भी यहाँ पर इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा। बात क्लियर हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, सिम्टम्स की बात करें तो लक्षण क्या है इसके? देखो, बर्ड फ्लू के अंदर जो मेजर लक्षण होते हैं वो है इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम। डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ही अटैक करता है और काफ़ी सारी बीमारियां जैसे निमोनिया जैसी बीमारी हो सकती है, साथ ही साथ में बुखार होना, ठीक है, गले में दर्द होना, उसके बाद में जुकाम होना, पेट में दर्द होना, डायरिया होना, ये सारे यहाँ पर लक्षण देखने को मिलते हैं इस बर्ड फ्लू वाली बीमारी के अंदर। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या निकल कर आता है? तो ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल ड्रग हैं और उसमें भी सबसे पॉपुलर ड्रग है ओसेल्टामाविर। तो जो ओसेल्टामाविर है ना, ये क्या करता है, ये इंसान का सर्वाइवल को बढ़ा सकता है, यानी कि अगर एक इंसान बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड है तो उसको लंबे समय तक जीवित रख सकता है, उसको यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट कर सकता है ये एंटीवायरल ड्रग, ठीक है। बाकी इसको रोकने के लिए जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं, अगेन वही चिकन वगैरह की बात कर रहे हैं, इनके अंदर कुछ वैक्सीनेशन वगैरह अगर लगाई जाए तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, ऐसा खुद WHO एडवाइस देता है। जो हमारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है ना, ये मेंशन करता है कि देखो इस फ्लू को रोकने के लिए जो भी पोल्ट्री बर्ड्स हैं इनको प्रॉपरली वैक्सीनेशन वगैरह दिया जा सके तो यहाँ पर ये काम थोड़ा सा रोका जा सकता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो ऐसे सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, बस खाली इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेना। तो क्या क्वेश्चन बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है। देखो, क्वेश्चन मैं लाया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतनी बार बता रखा आपको क्वेश्चन कि वो मेरे दिमाग में रटा पड़ा है। साल 2015 में वो क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि H1N1 वायरस जो है वो कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, वो कौन सी बीमारी से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन दिया गया था एड्स, है ना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है बर्ड फ्लू, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है डेंगू, और चौथा ऑप्शन दिया गया है स्वाइन फ्लू। तो ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2015 में पूछा गया था कि H1N1 जो वायरस है वो कौन सी बीमारी से यहाँ पर रिलेट होता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो इसका वैसे क्या आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वाइन फ्लू। तो H1N1 वायरस कौन सी बीमारी से लिंक होता है? स्वाइन फ्लू से लिंक होता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है इसमें कौन कौन से H5N1, H5N2 और H9N2, ये ध्यान रखना, ये किसी से लिंक होते हैं, ये लिंक होते हैं हमारे किससे? बर्ड फ्लू से। तो ऐसा सवाल आपसे बन सकता है, और जो सवाल के अंदर पूछा गया था वो H1N1 वाला पूछा गया था, ये सब अलग है, H5N1, H5N2 और H9N2, ठीक है। आगे आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, वैसे इसके बगल में भी एक आर्टिकल है, यहाँ पर आप देख पाओगे PM मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो भी अभी हमारे लगातार फेस्टिवल्स आ रहे हैं, ठीक है, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होने वाला है, तो जो भी यहाँ पर फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन करोगे कर दो, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन कोविड-19 के प्रिकॉशंस को ज़रूर से ले लेना। ये सारी बातें मन की बात के अंदर प्राइम मिनिस्टर के थ्रू मेंशन की गई हैं। अब क्या एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाएंगी? नहीं पूछी जाएंगी, इस वजह से बिल्कुल भी हम टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे इस आर्टिकल को पूरा कवर करके, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था, जो हेडलाइन थी, वही पढ़कर आप काम चला सकते हो। केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करो, इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर कुछ फालतू की न्यूज़ भी आप लोग कवर करते हुए चलो, ठीक है। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक नई टर्म न्यूज़ में आ चुकी है, उसको लेकर भी सवाल बन सकता है।
पहले आर्टिकल क्या है इसको समझते हैं। अभी क्या हुआ, तुनिशा शर्मा का केस आपने सुना होगा। तुनिशा शर्मा यहाँ पर रिसेंटली न्यूज़ में है। तुनिशा शर्मा की मृत्यु हो चुकी है। कैसे हुई है? सुसाइड के माध्यम से मृत्यु हुई है। ठीक है, तो हुआ क्या अब? तो अब जब इनकी सुसाइड से मृत्यु हो गई तो तुनिशा शर्मा के जो घर वाले हैं इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो कि एफआईआर दर्ज करवा दी। तुनिशा शर्मा के साथ में एक लड़का रहता था, शीजन खान, ठीक है, शीजन एम खान, उसके ऊपर यहाँ पर ये एफआईआर लॉन्च करवा दी। अब क्या लॉन्च करवाई एफआईआर? एफआईआर लॉन्च करवाते हुए यहाँ पर एक टर्म न्यूज़ में आ चुका है, वो है अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। क्या? अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। तो यहाँ पर यह बोला गया कि तुनिशा शर्मा कहीं ना कहीं अबैटमेंट ऑफ सुसाइड को फेस कर रही थी, और वो मतलब अबैटमेंट ऑफ सुसाइड किसके थ्रू किया गया था? वो किया गया था शीजन खान के थ्रू। इस वजह से यहाँ पर तुनिशा शर्मा के घर वालों ने शीजन खान के ऊपर ये एफआईआर केस करवाया। ठीक है, मतलब खासकर शीजन खान के ऊपर यहाँ पर एफआईआर लॉन्च करवा दी है। बात क्लियर हो गई। अब ये अबैटमेंट ऑफ सुसाइड होता क्या है, पहले ये जानना होगा। अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब है आत्महत्या के लिए उकसाना, सुसाइड के लिए उस व्यक्ति को बार बार उकसाना, इसको बोलते हैं अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। तो इसी कंप्लेंट के बेसिस के ऊपर पुलिस वालों ने एक केस यहाँ पर इसके अगेंस्ट में यहाँ पे दर्ज कर लिया है, और वो आईपीसी के सेक्शन 306 के तहत किया गया है। आईपीसी के सेक्शन 306 के अंदर अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में बता देता हूँ। वो काम की चीज़ है, एग्जामिनेशन में आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। इंडियन पिनल कोड 1860 1860 का ये हमारा पूरा का पूरा इंडियन पिनल कोड देखने को मिलता है, अंग्रेज़ों के समय का। तो इसने यहाँ पर अबैटमेंट ऑफ सुसाइड को एक पनिशेबल ऑफेंस यहाँ पर बना रखा है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आत्महत्या के पीछे जिम्मेदार है। कैसे? लेकिन उसने कोई मर्डर नहीं किया है, उसने सिर्फ उसको उकसाया, बार बार उकसाया, उकसाते उकसाते यहाँ पर क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है वो सुसाइड कर लेता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली एक पनिशेबल ऑफेंस है, बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसा अपराध है जिसमें यहाँ पर पनिशमेंट दी जाती है। तो आईपीसी के सेक्शन 306 के तहत बात करें तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में लगभग किसी व्यक्ति को, जो भी ये काम कर रहा है, जिसने भी यहाँ पे ये काम किया है, तो इसके चक्कर में लगभग उसको 10 साल की सज़ा हो सकती है। जेल जो है वो 10 साल तक हो सकती है, और फाइन भी हो सकता है, या फिर जेल और फाइन दोनों ही यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज किया जा सकता है। और फाइन वगैरह जो भी आएगा वो सब यहाँ पर जिसने सुसाइड की है, मतलब जिसका सुसाइड हो गया है वैसे, तो उसकी फैमिली वगैरह को वो जो फाइन है वो दे दिया जाएगा। अब आईपीसी के अंदर में ऑलरेडी एक अलग से चैप्टर बना रखा है अबेटमेंट के बारे में। ठीक है, और उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि कौन होगा अबेटर, ये सारी बातें सेक्शन 108 में बताई गई हैं। ठीक है, वो डिटेल से समझा रखा है। तो अबेटमेंट मैंने आपको बता दिया क्या है, कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जब आप कह सकते हो कि इस प्रकार का ऑफेंस कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को उकसा रहा है आत्महत्या करने के लिए, तो वो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के अंदर में आ जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये जो ऑफेंस है, जो अपराध है, कितना ज़्यादा सीरियस है? अबैटमेंट ऑफ सुसाइड बेसिकली यहाँ पर बिल्कुल एक सीरियस ऑफेंस है, एक अपराध है। आप कह सकते हो कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसका मतलब क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि ये कुछ इस प्रकार का अपराध है जिसमें जो पुलिस ऑफिसर है वो उस व्यक्ति को अरेस्ट भी कर सकता है बिना किसी वारंट के। होता क्या है कि वैसे अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर कोर्ट से वारंट चाहिए होता है, लेकिन अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है ना, तो यहाँ पर बिना किसी वारंट के ही पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकता है। तो इस प्रकार का ये अपराध है। दूसरा यहाँ पर नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आपने देखा होगा कई सारे केस के अंदर, कई सारे अपराधों के अंदर में बेल मिल जाती है, इंसान छूट कर आ जाता है, बट ऐसा यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर बेल नहीं मिलती है ऐसे पर्टिकुलर केसेस के अंदर में। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि जिसने भी यहाँ पर ये जो केस दर्ज किया है ना, वो केस वापस भी नहीं ले सकता। ये इतने खतरनाक कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जिसने भी यहाँ पर केस जिसके खिलाफ दर्ज किया है कि हाँ भाई यहाँ पर सुसाइड का केस दर्ज कर दिया है, तो बेसिकली अब क्या है, वो केस वापस भी नहीं ले सकते। अब वो जो कार्रवाई है पूरी तरह से चलने वाली होती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। ये कौन सा ऑफेंस है? ये कॉग्निजेबल भी है, नॉन बेलेबल भी है, और साथ ही साथ में नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है। तो तीनों प्रकार के यहाँ पर ये अपराधों के अंदर में आता है अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। अब बात ये आती है कि आप भी सोच रहे होंगे, ये जो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड है और क्या मर्डर है, हम इन दोनों को एक साथ जोड़कर देख सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का एक केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1997 के अंदर यह केस आया था, और
उस पर्टिकुलर केस का नाम था संग्रबोनिया श्रीनु वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उस केस के अंदर ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि देखो जो सुसाइड है और साथ ही साथ में मतलब सॉरी जो ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है और साथ ही साथ में यहाँ पर जो ये मर्डर है ये दोनों अलग अलग है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में उकसाया गया है, फोर्सफुली यहाँ पर मर्डर नहीं किया गया है, उकसा के यहाँ पर उस व्यक्ति को मजबूर कर दिया कि वो सुसाइड कर ले। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे मर्डर के अंदर सिचुएशन अलग हो जाती है, फोर्सफुली जब यहाँ पर मारा जाता है, यानी कि आप वो व्यक्ति फाइनल एक्ट करके यहाँ पर किसी को मार रहा है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक केस के अंदर क्लैरिफाई कर दी गई थी, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था, क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ना आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना यार वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट होता है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, मैप का क्वेश्चन पूछा गया, प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया, उनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ऐड करते रहा करो। इससे क्या होता है, पता चलता रहता है कि हाँ कौन कौन रेगुलर बेसिस पर आंसर्स दे रहा है, कौन कौन कमेंट्स के अंदर एक्टिवेट रहता है, और आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि डायरेक्टली अगर कोई क्वेश्चन बन जाएगा तो वहाँ पर आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। बाकी एक छोटी सी बात और है यार, मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जो आपका शाम वाला वीडियो है ना करंट अफेयर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता है सबको, लेकिन अभी जो है वो पिछले 2 दिनों से आ नहीं पाया, क्योंकि बीच में यार मतलब कफ वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था। इस चक्कर में मॉर्निंग का थोड़ा बहुत हम लोग मैनेज कर लेते हैं, मॉर्निंग का मैं नहीं चाहता वीडियो यहाँ पर बिल्कुल भी मिस हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इसको देखते भी हैं। तो इवनिंग वाले वीडियो में कभी कभी इस प्रकार से डिसरप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इवनिंग वाले वीडियो में बेसिकली आप कह सकते हो वहाँ पे मैंने पूरा का पूरा इंडियन एक्सप्रेस को ऐड कर दिया है, वो इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस हो रहा है। तो होगा क्या, कल से आपका वो वीडियोस कंटिन्यू हो जाएंगे और रेगुलर आते रहेंगे, लेकिन उसका टाइम मैं चेंज कर दूंगा। टाइम जैसे कि यहाँ पर शाम में 8 बजे वैसे मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा काम होता है दिन भर में, देखो यार पड़ ही जाता है ना। तो जैसे कि कल भी यहाँ पर पड़ गया, कल नेबर के यहाँ पे फ्यूनरल में मैं चला गया, तो उस फ्यूनरल में पूरा टाइम लग गया, फिर उसके बाद मैं रात में काफ़ी ज़्यादा लेट आया। तो इस वजह से मतलब कभी कभी काम ऐसे पड़ ही जाता है जिसकी वजह से वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं। तो उसके लिए एक सही टाइमिंग, जैसे कि हम लोग आज से कुछ महीने पहले मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड किया करते थे ना, वैसे ही मॉर्निंग में 5 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगा। इससे क्या होगा कि अगर रात भी हो जाती है तो मैं रिकॉर्ड करके यहाँ पर रख लिया करूँगा, या मॉर्निंग में यहाँ पर सुबह उठकर रिकॉर्ड कर लिया करूँगा। वैसे भी न्यूज़पेपर आजकल 4 बजे 4:30 बजे आ रहा है, तो 3 बजे उठकर 3 से 4 तक अपना वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, उसको अपलोड में लगा दूंगा, 5 बजे तक वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपन अपना द हिंदू का डिस्कशन कर लेंगे। जैसा आ रहा है द हिंदू का डिस्कशन 7:30-8 तक, वैसे आपको ये डिस्कशन मिल जाया करेगा। ठीक है, तो मॉर्निंग में आपकी हैबिट भी बन जाएगी सुबह 5 बजे उठने की। और क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर मॉर्निंग में आजकल उठ रहे हैं, टेलीग्राम पर मैं मैसेज भी कर देता हूँ, जो कि आजकल 3 बजे भी उठ रहे हैं बहुत सारे लोग। तो सब लोगों को बहुत बहुत मतलब आप कह सकते हो सैल्यूट है, सभी लोगों का डेडिकेशन बहुत अल्टीमेट लेवल का है। 3 बजे उठना कोई आसान बात नहीं है, मुझे पता है। अगर आप लोग उठ रहे हो तो काफ़ी यहाँ पर मेहनत लगती है यार इन चीज़ों के अंदर। तो वीडियो जो है वो मैं मॉर्निंग में ऐड कर दूंगा रोज़ाना, आपको फिर वो 5 बजे मिल जाया करेगा। आप आराम से यहाँ पे सुबह उठो, 4 बजे तक थोड़ा फ्रेश वगैरह हो, उसके बाद में यहाँ पर आप 5 बजे वीडियो को देखो, अपना वाला इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस निपटाना, और उतनी देर में यहाँ पर आपका द हिंदू का वीडियो आ जाएगा। तो मॉर्निंग में आपके करंट अफेयर 9 बजे तक समाप्त। उसके बाद बच गया आपके पास में पूरा का पूरा दिन। आप पूरा दिन यहाँ पर अपने स्टैटिक पार्ट को, जो भी किताबें पढ़नी है उसको डेडिकेट कर सकते हो। मॉर्निंग में जल्दी उठोगे, टाइम आपके पास में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, सोना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं मना कर रहा हूँ कि भाई सोना ही नहीं है। अपनी 7-8 घंटे की नींद जो है वो आराम से लो, शाम में यहाँ पर सो, रात में सो, और उसके बाद में पूरा दिन यहाँ पर अपना पढ़ाई में मेहनत करते रहो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, सीपीसीबी की एक रिपोर्ट आई है। सीपीसीबी क्या है, यह है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, जिसका काम है प्रदूषण को कंट्रोल करना, उसको रोकना। तो इसकी रिपोर्ट ने यहाँ पर यह दिखाया है कि जो कुछ नदियाँ हैं ना, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसके अंदर पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिलेगा। कुछ नदियों के अंदर क्या हुआ, पिछले कुछ समय के अंदर चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव हुई हैं, लेकिन अभी भी ढेर सारी ऐसी नदियाँ हैं जहाँ पर पोल्यूशन बड़े लेवल पर है, यानी कि वहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं बदला है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरे हाल थे पोल्यूशन के, वहाँ पर अभी भी वही बुरे हाल देखने को मिलते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो क्या होता है यहाँ पर कि जो पोल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं, यानी कि जो हमारी नदियाँ हैं ना, उसके अंदर काफ़ी सारी पोल्यूटेड स्ट्रेचेस देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन यह है कि पोल्यूटेड स्ट्रेचेस क्या होती हैं, तो उसको यहाँ पे समझाया गया। जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन होता है ना,
बायोकेमिकल ऑक्सीजन की जो डिमांड है जब वो इंक्रीज़ हो जाती है, कितनी इंक्रीज हो जाती है? 3 मिलीग्राम्स पर लीटर। 3 मिलीग्राम्स पर लीटर के हिसाब से जब वो इंक्रीज़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो एरिया क्या कहलाता है? पल्यूटेड एरिया कहलाता है। ठीक है। और अगर एक रिवर के अंदर में, एक नदी के अंदर में ये इस प्रकार से जो आप कह सकते हो कि एरिया मिल जाते हैं, इस प्रकार से दो या दो से ज़्यादा अगर एरिया आइडेंटिफाई कर लिए गए तो वो कहीं ना कहीं पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच कहलाता है। ठीक है। तो इस प्रकार के एरिया दो या दो से ज़्यादा होंगे तो वो कहीं ना कहीं पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच कहलाएगा। ठीक है। जहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, कितना? 3 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से इंक्रीज हो जाता है। और इस प्रकार के दो चार एरिया मिल गए तो वो पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच कहलाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वहाँ पर इंक्रीज़ हुई है ना, तो आप वहाँ पे नहा नहीं सकते। वो आपके लिए, अगर वहाँ पे 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो नहाने के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है। तो वो पोल्यूटेड वाली कैटेगरी के अंदर में नदी आएगी। अब इसमें आप देखोगे अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, P1, P2, P3, P4, P5 करके अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो इसमें बोला गया, देखो कुछ नदियाँ हैं जहाँ पर ये जो स्ट्रेचेस हैं वो थोड़े से सही हुए हैं, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जहाँ पर स्ट्रेचेस के अंदर, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन नज़र आता था और वो पॉल्यूशन अभी भी बिल्कुल सेम है, तो वो बोला गया। तो उसके लिए हमें एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे? महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है। महाराष्ट्र के बाद में आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, देन बिहार, देन केरला, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। इन सभी एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इस प्रकार से यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है। तो वही बोला गया कि अब हमें थोड़ा सा एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जो CPCB है, इन्होंने रिपोर्ट के अंदर काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मेंशन करी हैं। इन्होंने बोला है कि कई सारे एरिया के अंदर जो पोल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं वो थोड़े से सही हो गए हैं। अब जहाँ जहाँ पर पोल्यूशन कम हुआ है, जहाँ जहाँ पर प्रदूषण कम हुआ है, उसके पीछे का रीज़न है। रीज़न यह है कि वहाँ पर काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया जिससे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे थे। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि अभी भी कुछ ऐसी स्ट्रेचेस है जहाँ पर बहुत सारा पोल्यूशन है, बहुत सारा कूड़ा करकट जमा है, तो उसको भी यहाँ पर साफ़ करना होगा। और उसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आपको वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना होगा, जिससे यहाँ पे हम जो बचे कुछ पोल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं उनको भी साफ़ कर पाएंगे। ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, ये इस आर्टिकल के अंदर है। तो पोल्यूटेड स्ट्रेच क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि कहीं भी किसी भी वाटर के अंदर में 3 मिलीग्राम पर लीटर के ज़्यादा हो जाती है, इस नंबर से आगे बढ़ जाती है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो जो पानी है वो आपके नहाने के लिए फ़िट नहीं है। ठीक है। तो हमेशा यहाँ पर कोई भी रिवर है, अगर उसमें मतलब आप कह सकते हो कि हमें पता लगाना है वो पानी नहाने लायक है या नहीं है, तो वहाँ पर जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है ना, वो 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लेस देन 3 मिलीग्राम पर लीटर, इसका मतलब है रिवर जो है ना वो फिट है आउटडोर बाथिंग के लिए। ठीक है। तो वो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। अब इस आर्टिकल में आपने यहाँ पर ये समझ लिया कि पोल्यूशन स्ट्रेच क्या होता है, कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करना है, वो आपने समझ में आया। करना क्या है, यहीं पर एक बॉडी की चर्चा की गई है जिसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसका नाम है CPCB। थोड़ा सा CPCB के बारे में जान लो, काम खत्म हो जाएगा। बस खाली एक लाइन है, क्या है? जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है एक स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यहाँ पर एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। इसको बनाया गया था सितंबर 1974 में। कौन से एक्ट के अंदर में? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत। ठीक है। तो इस एक्ट के तहत यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया। बात क्लियर हो गई। चलो आगे आते हैं। नवाते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, क्योंकि आज जो है न्यूज़पेपर के अंदर जो छोटे आर्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। मतलब वो तो मैंने ज़बरदस्ती कुछ इंपॉर्टेंट खोज खाज के निकाल ही दिया है, लेकिन वैसे आर्टिकल आपको कुछ काम काज मिलेगा नहीं छोटे आर्टिकल्स के अंदर, जैसे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वगैरह। ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी पहले जानकारी तो यहाँ पर पता था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एडिटोरियल की। तो एडिटोरियल आज सारे इंपॉर्टेंट हैं। एडिटोरियल पिछले कुछ दिनों में द हिंदू के अंदर सारे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, और आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में मैं सारे आर्टिकल ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज भी यहाँ पे काम के हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको पता होगा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। ठीक है। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आज सभी लोग को अटैम्प्ट करना है। क्यों अटैम्प्ट करना है? क्योंकि ये क्वेश्चन UPSC ने साल 2019 में पूछा था। ये 2019 का प्रीवियस ईयर का मेंस का क्वेश्चन है, तो इसको अटैम्प्ट कर रहे हो मतलब UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो। क्वेश्चन क्या है? एम्पावरिंग वेमेन इज़ द की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। डिस्कस करिए।
महिलाओं को सशक्त बनाना जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है। आप इससे क्या सोचते हो? अगर हम वेमेन को थोड़ा सा पावर बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, उनको यहाँ पर और ज़्यादा पावर्स देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल हो सकती है। क्या विचार हैं आपके? डिस्कस करो। 250 शब्दों में आपको ये आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना। आपको मेरा वो चैनल मिलेगा, वहाँ पर ऑलरेडी 41,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर जुड़कर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। और आंसर्स को सबमिट करने के साथ में एक छोटा सा काम ये करना है कि सभी लोग को एटलीस्ट 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो ढेर सारा फ़ायदा आपको भी होगा और सामने वाले को भी होगा। वो कैसे? आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आप अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो। आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी और ज़्यादा एक्सपैंड होगी दूसरे के आंसर्स को पढ़कर। साथ ही साथ में अगर सामने वाले के आंसर्स में कोई मिस्टेक्स होती हैं तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर आपको एक इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। बात क्लियर हो गई? तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से अटेम्प्ट करना। स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल को। देखो, एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है यूपीएससी के अंदर, आपको मेंस के लिए तैयार करता है। एडिटोरियल के बिना काम नहीं चलने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एडिटोरियल के लिए छोटे आर्टिकल छोड़ दें। तो इस न्यूज़ एनालिसिस के अंदर में मैं सभी कुछ कवर करता हूँ। कंप्लीट न्यूज़पेपर का मतलब है पूरा का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस। ठीक है, तो आज का जो पहला एडिटोरियल है ये बेसिकली जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा गया है मुकुंद पी साहब के थ्रू। अब यहाँ पर ये कौन है? तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एडवोकेट है। तो अभी हम यहाँ पर समझेंगे। खैर, इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखो, इनका नाम वगैरह ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है। किसने आर्टिकल लिखा है ये आपका काम का नहीं होता, बस मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया क्योंकि आदत पड़ी हुई है एडिटोरियल पढ़ने से पहले यहाँ पर ऑथर का, राइटर का नाम जानने की। ठीक है, तो ये क्या बात करते हैं? ये बात करते हैं हमारे संविधान के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। और प्रॉब्लम्स भी नहीं, यहाँ पर ये मैंशन करते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा गलत यूज़ हो रहा है। जैसे आर्टिकल 200 के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 200 किस चीज़ के बारे में बात करता है? गवर्नर के बारे में। ये पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है ना, ये गवर्नर को लेकर डिस्कशन करता है कि गवर्नर के पास में ढेर सारी पावर्स हैं, लेकिन एक पावर ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान को, हमारे संविधान के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से काम कर रही है, हमारे लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। वो पावर कौन सी है? कि गवर्नर के पास में एक पावर होती है, आपको पता होगा, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली हुई हमारी, जो भी राज्यों के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, वहाँ से एक बिल पास होता है। बिल पास होने के बाद में गवर्नर के पास में आता है। अब गवर्नर को अप्रूवल देना नहीं देना है वो गवर्नर के पास में है। अब गवर्नर जब तक अप्रूवल नहीं देगा तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो होता है क्या है, इसके बीच में कोई टाइम पीरियड नहीं है। मतलब ये कि बिल भले लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर गवर्नर के पास तक पहुंच चुका है, लेकिन गवर्नर कितने टाइम के अंदर उसको अप्रूवल देगा वो टाइम पीरियड कुछ है नहीं, उसकी लिमिट ही नहीं है। तो इस वजह से महीनों महीनों तक गवर्नर उस बिल को लेकर बैठा रहता है, उसको लेकर कोई अप्रूवल देता ही नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हमारी सोसाइटी के अंदर हैं जिनको जल्द से जल्द निपटाना ज़रूरी है। हम उसके लिए एक्ट बनाना चाहते हैं, बिल पास करते हैं तो बिल जाके गवर्नर के पास में अटक जाता है, गवर्नर यहाँ पर अपने पास में रख लेते हैं, उसको कोई अप्रूवल दे नहीं रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सी चीज़ नज़र आ रही है। उस चीज़ को लेकर यहाँ पे राइटर ने पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है वो लिखा हुआ है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा अंदर डिटेल से डिस्कशन करने के लिए। राइटर बोलते हैं कि देखो, जब हमने अपने संविधान को एडॉप्ट किया था, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है, आपको पता होगा संविधान को बनाने वाली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर संविधान को बनाया। तो जब यहाँ पर संविधान को एडॉप्ट किया गया तो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा इतनी प्रॉपरली नहीं हुई और कुछ चीज़ों को छोड़ दिया गया कि आगे हम लोग जो है लोगों के हिसाब से जो है वो अमेंडमेंट करते रहेंगे। संविधान के अंदर धीरे धीरे कुछ चेंजेस होते रहेंगे जैसे जैसे सिचुएशन आती रहेगी। इस प्रकार से चीज़ों को यहाँ पर छोड़ दिया गया, कुछ यहाँ पर चीज़ें मिस कर दी गई, ऐसा यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया। अब जितनी भी कुछ चीज़ें मिस करी गई थी, जहाँ जहाँ पर संविधान चुप है, उसमें से एक साइलेंस ये भी नज़र आता है कि आर्टिकल 200 मैंने आपको बताया। आर्टिकल 200 क्या है? ये बात करता है कि गवर्नर के पास में पावर है कि गवर्नर किसी भी बिल को अपना अप्रूवल देंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारी राज्यों के अंदर विधानसभा है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको कोई एक्ट बनाना है तो ये बिल देगा, बिल पास करेगा, गवर्नर के पास गया, गवर्नर का अप्रूवल मांगेगा। अब गवर्नर कितने टाइम में अप्रूवल दें, यहाँ पर कोई भी प्रिस्क्राइब टाइमलाइन है ही नहीं। कोई भी प्रिस्क्राइब टाइमलाइन यहाँ पर नहीं दी गई है कि हाँ भाई, भले ही गवर्नर को मतलब कि कहीं ऐसा बोल दिया जाता कि 3 महीने का टाइम पीरियड है भाई, 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स देना होगा। आप अप्रूवल देते हो तो दो, अप्रूवल नहीं कर रहे हो तो मना कर दो। लेकिन होता यहाँ पर यह है कि ये जो ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, उस बिल को लेकर बैठ गए। ठीक है,
तो उस बिल को लेकर बैठ गए, कुछ यहाँ पर किया नहीं जा रहा है। तो वही बात यहाँ पे बोली गई कि जब संविधान बन रहा था तो कुछ चीज़ें यहाँ पर छोड़ी गई अमेंड करने के लिए, साथ ही साथ में कुछ मिसेस हुए, यानी कुछ चीज़ें छूट गई हैं हमसे। और उसमें आर्टिकल 200 ने यहाँ पर कोई टाइमलाइन, कोई टाइम पीरियड गवर्नर के लिए दिया ही नहीं है। और जब कोई टाइम पीरियड नहीं है तो गवर्नर यहाँ पर उस बिल को लेकर बैठे रहते हैं लंबे समय तक। इससे यहाँ पर क्या हो रहा है कि इससे यहाँ पर जो गवर्नमेंट यहाँ पर बनी हुई है, जो हमारी सरकार बनी हुई है राज्यों के अंदर, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर कानून बनाना चाह रहे हैं लेकिन वो बना नहीं पा रहे हैं गवर्नर के इस हरकत की वजह से। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको क्लियर हुई। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी आप देखोगे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु के अंदर एक बिल आया गया रिसेंटली जिसका नाम है तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल 2022। यानी कि जो ऑनलाइन गेम है ना, इस ऑनलाइन गेम की वजह से काफ़ी सारे बच्चों की सुसाइड हुई है। हमने यहाँ पर ये देखा पिछले कुछ समय में। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मतलब उनके लिए जानलेवा बन चुका है। तो उस ऑनलाइन गेम को रोकने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिए एक एक्ट जो है ना, ये तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया था। लेकिन पास कर दिया, गवर्नर के पास पहुंचा, गवर्नर का अप्रूवल चाहिए, लेकिन वो कितने सप्ताह हो चुके हैं, गवर्नर ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है। फिर उसके बाद में इसी प्रकार से केरला के अंदर लोकायुक्ता अमेंडमेंट बिल की बात की जा रही है। लोकायुक्ता अमेंडमेंट बिल अगेन केरला की असेंबली के थ्रू पास किया गया था, आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया गवर्नर की साइड से। तो तमिलनाडु के अंदर केवल और केवल तमिलनाडु में ही आप देखोगे ना, तो इस प्रकार से 20 बिल हैं जो कि अभी इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नर का अप्रूवल मिलेगा यहाँ पे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, गवर्नर उस बिल को अभी के समय पर लेकर बैठे हुए हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत बड़ी लेवल पर होती जा रही है। तमिलनाडु के अंदर ये सिचुएशन है, केरला के अंदर है, उसके अलावा तेलंगाना, वेस्ट बंगाल के अंदर भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं सबसे ज़्यादा। तो सवाल ये उठता है, क्या गवर्नर इस बिल को लेकर हमेशा के लिए बैठ सकते हैं, एंडलेसली बैठ सकते हैं? सवाल यहाँ पर राइटर ये उठाते हैं। अब सवाल का जवाब भी देते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। कुछ इन्होंने केसेस यानी सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंट टाइम के केसेस हैं वो भी ऐड करे हैं, उसको भी अच्छे से सुनना। वैसे ये आर्टिकल आपका क्लैट के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें संवैधानिक स्कीम के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बारे में, तो जब बात आती है आर्टिकल 200 की, आर्टिकल 200 हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जब डिस्कस किया गया था, वो असेंबली जो कि हमारे संविधान को बना रही थी, जब वहाँ पे चर्चा की गई आर्टिकल 200 के बारे में, तो जो प्रोफेसर शिबन लाल सक्सेना साहब हैं, इन्होंने इस चीज़ के बारे में हाईलाइट भी किया था कि किस प्रकार से हमने गवर्नर के लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं रखा है। मतलब गवर्नर एक्ट करेगा नहीं करेगा, इसके लिए एक टाइम पीरियड तो होना चाहिए था, एटलीस्ट 3 महीने दे देने चाहिए थे। 3 महीने 6 महीने जो भी टाइम पीरियड होना चाहिए था वो तो होना चाहिए था कि गवर्नर को इतने समय में अपना रिस्पॉन्स देना ही होगा। लेकिन कोई टाइम पीरियड है नहीं तो गवर्नर का रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। वो चीज़ यहाँ पर नजर आई। इसी को लेकर एक केस होता है पुरुषोत्तमन नाम्बुदिरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है, 1962 का केस है। और उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो हमारी संवैधानिक बेंच बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने क्लैरिफाई भी कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा संविधान खुद ही यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगाता है गवर्नर के ऊपर, तो इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, जब गवर्नर के ऊपर लिमिट नहीं है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान ने यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लगा रखी है। जबकि ऐसा कुछ होना चाहिए था और कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइम पीरियड कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए था। वो बात यहाँ पे बोली गई। ठीक है, तो कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, कोर्ट ने ये बोला भी कि अगर कोई गवर्नर ऐसा काम कर रहा है कि मान लो यहाँ पर कोई ऐसा लॉ है, ऐसा कानून है जो कि वैलिडली सभी के रजामंदी से पास हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में, विधानसभा के अंदर में, और अगर यहाँ पे गवर्नर उसको रोक लेता है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये हमारे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर चीज़ें जाती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो असंवैधानिक है। ऐसा यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को मेंशन भी करता है कि जो हमारी सरकार है, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं फेडरल सिस्टम की, राज्य सरकार केंद्र सरकार साथ में मिलकर काम करें, उस चीज़ के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो वो बात यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। अब स्टेट और सेंटर यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार की कैसे बात आ गई, क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट करने वाले हमारे प्रेसिडेंट ही हैं। ठीक है, अब वहाँ पर कोई एक्शन लिया नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो इशू है ना, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। होता यह है, जो ये बिल है ना, ये गवर्नर से प्रेसिडेंट के पास में भी जाता है, तो प्रेसिडेंट को भी एक्शन यहाँ पर लेना पड़ता है बिल के अंदर। तो काफ़ी सारे बिल्स के अंदर आप देखोगे प्रेसिडेंट का एक्शन भी नहीं आया है। जैसे प्रेसिडेंट ने जो नीट एग्जाम्शन बिल था ना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जहाँ पे तमिलनाडु ने फोकस किया था, तमिलनाडु की सरकार ने इसको पास किया था। नीट एग्जाम्शन बिल, अपने आप को ये नीट से बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि नीट एक ऑल इंडिया एग्जाम है। ये बोलते हैं हम अपने खुद का एग्जाम बना लेंगे, हम यहाँ पर नीट वाले एग्जाम के अंदर अपने बच्चों को नहीं डालना चाहते। इसको लेकर एक बिल लेकर आया गया मई 2020 के अंदर। यहाँ पर ये ऑलरेडी हमारे प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया गया है
लेकिन आप ये देखो 2022 मई की बात की जा रही है। मई के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा साल निकल गया, दिसंबर में आ चुके हैं, अभी तक यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी यहाँ पर इसको ग्रांट दिया नहीं गया। तो प्रेसिडेंट की साइड से भी यहाँ पर ग्रांट नहीं आ रहा है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आज के समय पर उठती हुई नज़र आ रही हैं। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, राइटर मांगते हैं रिफॉर्म्स के बारे में, यानी कि कुछ हमें बदलाव करने होंगे। राइटर की मांग है कुछ चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि उस चेंजेस की आवश्यकता है, वरना ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर कानून बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे वो बिल पास नहीं होगा। तो राइटर ने यहाँ पर मेंशन किया कि बीच में एक नेशनल कमीशन को भी बनाया गया था, एक नेशनल कमीशन बनाया गया जो कि हमारा संविधान कैसे काम कर रहा है उसको देखने के लिए, और उस कमीशन को सेटअप किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी साल 2000 में, उनके थ्रू। तो उनके थ्रू ये कमीशन बनाया गया, और उस कमीशन ने एक चीज़ रिकमेंड पहले ही कर दी थी कि हाँ बिल्कुल एक लिमिट होना चाहिए, मतलब एक ऐसा कमीशन बनाया गया जो कि हमारा संविधान कैसे काम कर रहा है वो देखेगा। और उस कमीशन ने भी यही बात बोली कि एक लिमिट होनी चाहिए, कम से कम 6 महीने की, कम से कम 6 महीने का एक पीरियड तो होना चाहिए, कि 6 महीने का टाइम पीरियड गवर्नर को दिया जाए कि इस बिल के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन तो आपको लेना ही है। ठीक है, इस बिल को चाहे आप एसेंट दो, चाहे आगे रिजर्व कर दो प्रेसिडेंट के लिए, है ना, आपको अप्रूवल देना है तो अप्रूवल दो, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे वो आगे प्रेसिडेंट को रेफर कर दें कि हाँ प्रेसिडेंट आप इसके ऊपर मंजूरी देंगे। तो जो भी काम करना आप 6 महीने के अंदर अंदर करो, उस बिल को लेके मत बैठो। मई से दिसंबर हो रहा है, काफ़ी सारे बिल को साल साल भर हो जा रहा है, वहाँ पे कोई भी गवर्नर एक्शन नहीं ले रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 6 महीने का टाइम पीरियड होना चाहिए, ये खुद यहाँ पर एक कमीशन ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई। फिर कई लोगों ने यहाँ पे सरकारिया कमीशन के सामने भी एक और कमीशन आपको देखने को मिलेगा, सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन के सामने ही बात रखी है। सरकारिया कमीशन ने एक चीज़ रिकमेंड करी है। सरकारिया कमीशन ने क्या बोला, इस कमीशन ने यहाँ पर मेंशन किया कि देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर जो ये गवर्नर की साइड से ऐसा कदम उठाया जा रहा है, बिल को रोक लिया जा रहा है, ये हमारे फेडरल इकोसिस्टम को डैमेज करता हुआ नज़र आ रहा है। हमें यहाँ पर इसको ठीक करना होगा, और उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो भी हम लोग बिल लेकर आ रहे हैं, पास करने वाले हैं, इससे पहले ही, पास करने से पहले यहाँ पे गवर्नर के साथ में बातचीत कर लें, एक कंसल्टेशन कर लें, और गवर्नर को यहाँ पर एक टाइम पीरियड दे दिया जाए, और गवर्नर से भी टाइम पीरियड मांग लिया जाए कि भैया इस टाइम के अंदर देखो हमें ये बिल पास करवाना है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो एक कंसल्टेशन पहले यहाँ पे गवर्नर के साथ में कर लिया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस प्रकार से सरकारी कमीशन ने भी इसके बारे में मेंशन किया। फिर राइटर मेंशन करते हैं कि देखो बिल्कुल सही बात है कि अगर मान लो कोई रीज़न है रोकने का तो सही है, लेकिन कोई कारण ही नहीं है रोकने का, और आप उसके बावजूद भी रोके हुए, तो कहीं ना कहीं ये हमारे रूल ऑफ लॉ को वॉयलेट कर रहा है, उसका हनन कर रहा है। ठीक है, तो गवर्नर को क्या करना पड़ेगा, एसेंट तो देना पड़ेगा, यानी अप्रूवल देना है, डिक्लाइन करना है, ठीक है, लेकिन आपको एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर कर लो। वो रीजनेबल टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम नहीं होगा तो ऐसे कई सारे बिल ऐसे अटके रहेंगे। अभी 20-25 बिल अटके हैं, आने वाले समय पर 100 बिल अटक जाएंगे, किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर कोई कानून नहीं बनेगा। तो वो बात यहाँ पे बोली गई है, जैसा एक केस के अंदर भी हुआ था। यहाँ पे बोला जा रहा है, एक और केस के बारे में चर्चा की गई है, केशम मेघचंद्रा सिंह वर्सेस द ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये केस हुआ था साल 2020 में। इस केस के अंदर यहाँ पे क्या बोला गया, ये बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर था। ठीक है, जो दल बदल कानून है उसको लेकर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस को देखते हुए बोला कि जो स्पीकर होगा ना, उस स्पीकर को कहीं ना कहीं एक एक्शन लेना होगा इस एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में एक रीजनेबल टाइम पीरियड में। अब आपको होगा इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको ये समझाता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो एंटी डिफेक्शन क्या होता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, दूसरी पार्टी को छोड़कर तीसरी पार्टी में आना, इस प्रकार से दल बदल आपको देखने को मिलता है। तो उसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया गया, इस डिफेक्शन को रोका जाएगा। ठीक है, अब होता है कि इसमें भी, क्योंकि यहाँ पे मान लो कोई भी जो एमएलए है ना, वो अगर यहाँ पर इस प्रकार से डिफेक्शन करता है, पार्टीज़ को लगातार बदलता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब डिस्क्वालीफाई करने की पावर किसके पास में, स्पीकर के पास में। अब मान लो लोकसभा का स्पीकर है, वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, या बेसिकली मतलब स्पीकर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्पीकर जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है एमएलए को। लेकिन होता क्या है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर स्पीकर डिस्क्वालीफाई करेंगे, अगेन यहाँ पर भी कोई टाइम पीरियड नहीं है, लंबा खींच सकते हैं। एमएलए कब डिस्क्वालीफाई हुआ कुछ पता ही नहीं है, ये स्पीकर के ऊपर है। ठीक है, तो ये केस जो हुआ था 2020 के अंदर, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल भी दिया था कि कम से कम यहाँ पे तो होना चाहिए कि जो स्पीकर है ना, इनके पास मतलब इनको एक रीजनेबल टाइम के अंदर में, कुछ महीनों के अंदर अंदर यहाँ पर जो एमएलए हैं इनको डिस्क्वालीफाई करना होगा, जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट में जाता है, मतलब कि जो भी इस प्रकार से पार्टीज़ वगैरह को बदलता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक जजमेंट के अंदर क्लैरिफाई कर दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कम से कम 3 महीने होना चाहिए।
3 महीने होना चाहिए। 3 महीने के अंदर अंदर जो भी एमएलए डिफेक्शन कर रहा है उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। तो इसी प्रकार का रीजनेबल टाइम पीरियड यहाँ पर गवर्नर के लिए भी चाहिए होगा कि जो ये बिल है ना, ये बिल इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है वो पास हो जाए। नहीं तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान है वो इस पर्टिकुलर मामले में जो शांत है ना, इसके चक्कर में कई सारे आप कह सकते हो कि बुरी बुरी इम्पैक्ट जो है वो पड़ते हुए नजर आते हैं गवर्नमेंट के ऊपर में। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर राइटर ने मेंशन करी है। तो आपने करना क्या है, गवर्नर के बारे में पढ़ना है। गवर्नर का आर्टिकल 200 के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो ध्यान रखना आर्टिकल 200 किस चीज़ के बारे में बात करता है, क्योंकि आर्टिकल 200 को लेकर प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है। तो बाकी वो समझ में आ गया। बाकी मेंस के लिए पूरा का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है मैंने आपको बता ही दिया है। गवर्नर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमारे संविधान के अंदर में, उन प्रोविजंस के बारे में भी अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसे कि सबसे पहली बात आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 जो है ना वो क्या बोलता है, ये हमारे हर एक राज्य के अंदर गवर्नर होना ज़रूरी है। और ऐसा भी हो सकता है किसी 2 राज्य का एक ही गवर्नर भी बन सकता है। 1 पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। देखो वैसे तो हर एक राज्य का गवर्नर होना ज़रूरी है, या फिर एक गवर्नर 2 राज्य या 2 से ज़्यादा राज्यों का भी गवर्नर वो बन सकता है। ठीक है, अब गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट करा जाता है हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू। हमारे प्रेसिडेंट उसका अपॉइंटमेंट करते हैं। आर्टिकल 155 156 के अंदर बात लिखी गई है। फिर आर्टिकल 161 जो है वो गवर्नर को पावर देता है क्षमा करने की। ठीक है, पार्डन करने की। तो क्षमा की पावर यहाँ पर मतलब कोई भी कैदी उसको क्षमा करने की पावर भी गवर्नर के पास में आ जाती है। गवर्नर यहाँ पर काम करता है कैसे, वो सारी बातें आर्टिकल 163 के अंदर मेंशन करी गई है। आर्टिकल 163 बोलता है कि एक काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको चीफ मिनिस्टर हेड कर रहे हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है पूरा का पूरा जो मिनिस्टर का ग्रुप है वो एड और एडवाइस देता है गवर्नर को। फिर गवर्नर जो है वहाँ पर एक्शंस लेते हैं, अपना काम करते हैं, अपने जो भी मतलब एक्सरसाइज है वो फंक्शंस जो हैं वो उसको परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन आती हैं डिस्क्रिशन की, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिशनरी पावर्स पा जाती हैं गवर्नर के पास में। मान लो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में कोई भी मेजोरिटी में नहीं है, तो उस समय पर गवर्नर के पास में थोड़ी सी पावर आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसको चीफ मिनिस्टर हेड कर रहे हैं, बेसिकली यही इन्हीं की एड और एडवाइस के ऊपर जो गवर्नर है वो काम करता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। बाकी आर्टिकल 200 के बारे में मेंशन है, ये मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 200 हमारी गवर्नर को पावर देता है कि अगर गवर्नर के पास में कोई बिल आया है लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर, तो उसको अप्रूवल दें या फिर अपने पास में रोक लें, या फिर उस बिल को आगे प्रेसिडेंट के पास में पास करने के लिए रिजर्व कर दें। ये सारी पावर यहाँ पर गवर्नर के पास में आ जाती है आर्टिकल 200 के तहत। लेकिन यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं है, उसी टाइम पीरियड के बारे में इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में जिक्र किया गया। डिटेल से क्लियर हो गया। चलो आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पर ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में चर्चा की जा रही है, आप इसको स्किप कर सकते हो, आपका ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। बाकी ओपिनियन पेज पर भी दोनों के दोनों एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी लंबे चौड़े आर्टिकल हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है ये बात करता है ऑनलाइन गेमिंग के बारे में, फाइटिंग द मीनेस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। देखो ऑनलाइन गेमिंग लगातार इंक्रीज़ हो रही है। तमिलनाडु ने यहाँ पर इस ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ कहीं ना कहीं काफ़ी सारे स्टेप्स उठाने के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। तो उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो हम लोग किस प्रकार से, क्योंकि अभी ये बिल, अच्छा अभी जो हमने आर्टिकल पढ़ा है ना ऊपर वाला, उस आर्टिकल से आप इसको लिंक भी कर सकते हो, समझाऊंगा आगे में। ठीक है, तो तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि साहब। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम जो बिल है ये 4 सप्ताह से अटका रखा है। अभी हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया भी था। तमिलनाडु का एक बिल है ऑनलाइन गेम को रोकने के लिए, ये बिल पास किया गया, गवर्नर के पास में पहुंचा हुआ है, गवर्नर इसको यहाँ पर रोक कर बैठे पड़े हैं। इसके ऊपर बिल्कुल चुप्पी साजे हुए हैं, साइलेंट हैं, यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो वो बात यहाँ पे बोली गई है। अब एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इसमें कुछ कर तो नहीं सकते, संविधान की साइड से यहाँ पे पावर मिली हुई है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो इस आर्टिकल में बताया गया। ये बोला जा रहा है कि 4 से 5 सप्ताह होने वाले हैं तब से ये बिल अटका पड़ा है गवर्नर के पास में, गवर्नर ने कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या कि सभी लोग राज्य के अंदर में इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर यहाँ पर अभी तक रोके बैठे पड़े हैं। बोला गया इस राज्य की जितनी भी स्टेट पार्टीज़ हैं ना, सब ने यहाँ पर सपोर्ट किया इस बिल को कि हाँ बिल्कुल ऑनलाइन गेम को रोक देना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, चाहे इवन ओपोजिशन के अंदर में लोग हैं, इनफैक्ट आप देख पाओगे बीजेपी के कुछ लोग हैं, सब ने यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बिल को सपोर्ट किया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस बिल को अभी के समय पर रोक रखा है। ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी तमिलनाडु के अंदर ऑनलाइन गेम की वजह से जो सुसाइड्स हैं ना वो लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं। एक ऑफिशियल एस्टिमेट है, एक अंदाज़ा, एक डेटा निकल कर आया है। डेटा के अंदर ये बताया गया कि लगभग
एक डेढ़ साल के अंदर में आप देखोगे ना तो 32% की डेथ हुई है सुसाइड के माध्यम से। उन्होंने यहाँ पर आत्महत्या कर ली है, कोई मर्डर केस नहीं हुआ है, आत्महत्या करी है। किस चक्कर में? इसी ऑनलाइन गेम की वजह से। स्टेट गवर्नमेंट ये बोलती है कि ऑनलाइन गेम इतना खतरनाक हो चुका है कि ये लोगों को सुसाइड करवा रहा है। ठीक है, ऑफलाइन गेम से भी खतरनाक ऑनलाइन गेम हो चुका है, लेकिन गवर्नर को ये बात दिखाई नहीं पड़ती है। गवर्नर यहाँ पर इसके ऊपर कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं। हमने बिल पास कर दिया है, गवर्नर के पास में यहाँ पर ये बिल जो है वो अटका पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि जैसे गेम है, जैसे ऑनलाइन गेम के अंदर पोकर आपको देखने को मिलेगा, ये कुछ बेसिकली गेम ऑफ स्किल हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल देखने को मिलेंगे। और जो आज के समय पर तमिलनाडु के गवर्नर हैं जिन्होंने इस बिल को रोका हुआ है, इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि देखो, अभी पहले जब तक मेरे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे इस गेम को लेकर, तब तक मैं इस बिल को क्लियर नहीं कर सकता। पहले मेरे डाउट्स क्लियर होंगे, उसके बाद ही यहाँ पर इस बिल को अप्रूवल दूंगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर गवर्नर इसके बारे में मेंशन करते हैं। बात क्लियर हो गई। अब इस वजह से जो बिल है ये लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, और लंबे समय से बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो पेंडिंग पड़ने के बाद भी आप देखोगे ऑनलाइन गेम चल ही रहा है। और ऑनलाइन गेम का जो एडवर्टीजमेंट है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वो हो रहा है। काफ़ी बार जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिसलीड होते हैं, है ना, कि एक व्यक्ति को गुमराह कर रहे होते हैं। उस प्रकार के एडवर्टीजमेंट लगातार चल रहे हैं और उसके अंदर लोग फंस रहे हैं, और फंसने के बाद में इस ऑनलाइन गेम के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो बात ये बोली गई कि क्योंकि जब तक बिल के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक वो कानून बनेगा नहीं, तब तक ऐसा सब कुछ चलता ही रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पे बोला गया कि ठीक है, अब गवर्नर नहीं ले रहे हैं स्टेप, उनके ऊपर है, बिल जब भी देखेंगे देखेंगे। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम जा सकते हैं सीसीपीए के पास में। सीसीपीए क्या है? तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस बॉडी का नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बेसिकली एक ऐसी बॉडी है जो कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को बचाने का काम करती है। और रिसेंटली आपको पता होगा, इस बॉडी ने लगभग आज से 6 महीने पहले कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी, और उस गाइडलाइन के अंदर ये बोल दिया था कि जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होंगे ना, उसको यहाँ पे हम लोग रोकेंगे। गलत एडवर्टीजमेंट, फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं होने चाहिए जो कि एक दूसरे व्यक्ति को गुमराह कर रहे हो, है ना। सामान कुछ और है और एडवर्टीजमेंट पे आप कुछ और दिखा रहे हो। तो उसके लिए यहाँ पे बोला गया कि हम क्या कर सकते हैं, हम सीसीपीए के अंदर में जाकर अपने यहाँ पर केस को दिखवा सकते हैं। ठीक है, सीसीपीए हम लोग को रोकेगा, क्योंकि गाइडलाइंस का जितनी भी गाइडलाइंस आई हैं उसका मकसद यही है कि जो कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट है, जो भी लोग हैं, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, खासकर इस गलत एडवर्टीजमेंट के जो भी यहाँ पर प्रचार हो रहा है, इसको यहाँ पर रोकने का काम करेगा। और अगर कोई गलत एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो उसके ऊपर सीसीपीए क्या करेगा, पेनल्टीज़ लगाएगा, हाई पेनल्टी, हाई फाइन जो है वो मारता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 21 है, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो सीसीपीए क्या कर सकता है, लगभग 10 लाख रुपए का पेनल्टी लगा सकता है। 10 लाख रुपए का पेनल्टी चार्ज कर सकता है किसी भी मैन्युफैक्चरर के ऊपर, या किसी एडवर्टाइज़र के ऊपर, या किसी एंडोर्सर के ऊपर, अगर वो व्यक्ति मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को दिखाता है, कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट जो कि इंसान को गुमराह कर रहा हो। ठीक है, तो ये जो पेनल्टी है ये 10 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, बस 10 लाख रुपए से बढ़ते हुए ये 50 लाख रुपए तक पेनल्टी पहुंच सकती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। साथ ही साथ में उस इंसान को बैन भी किया जा सकता है, उसकी कंपनी को बैन किया जा सकता है, ये भी यहाँ पर बोला गया। तो ये जो ऑनलाइन गेम्स है ना, ये भी कहीं ना कहीं इसी वाली डेफिनेशन के अंदर आ रहा है, ई कॉमर्स वाली डेफिनेशन के अंदर में आ रहा है, क्योंकि गाइडलाइंस ई कॉमर्स की लेकर आएगी थी। तो ये ऑनलाइन गेम भी ई कॉमर्स के डेफिनेशन में ही आता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर गलत तरीके से एडवर्टीजमेंट दिखाना, और उस एडवर्टीजमेंट के जरिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो रही है, उस एडवर्टीजमेंट के जरिए लोग ऑनलाइन गेमिंग में फंस जाते हैं। फंसने के बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो हालत ऐसी हो जाती है कि सुसाइड वाली सिचुएशन तक यहाँ पर पहुँच जा रहे हैं। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, इस पर्टिकुलर केस को यहाँ पर लेकर जाना चाहिए सीसीपीए के अंदर में। सीसीपीए यहाँ पर इस केस को फटाफट देखने में मदद करेगा। ठीक है, तो इस मैटर को हम लेकर कहाँ जा सकते हैं, सीसीपीए के अंदर में। ये बात यहाँ पर आप कह सकते हो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में राइटर के थ्रू मेंशन करी गई है, टी रामाकृष्णन साहब के थ्रू। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि बिल पास ही हो रहा है, उसको सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो एक सोल्यूशन यहाँ पर निकल कर आ चुका है, आप ऐसा कह सकते हो। तो पहले वाले एडिटोरियल से भी यहाँ पर इस वाले एडिटोरियल को लिंक किया जा सकता है। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अब अगले एडिटोरियल में जो हमारे राइटर हैं वो है मधुसूदन साहब। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है फॉरेस्ट राइट्स और हेरिटेज कंजर्वेशन के बारे में। जो जंगल है ना, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में ये बात करते हैं। इनका कहना यह है कि जो लोकल पीपल हैं, खासकर जंगल के रहने वाले अंदर जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, इंडिजीनियस पीपल हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो जंगल में रह रही हैं, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन देना, उनके जितने भी हक हैं, उनके जितने भी राइट्स हैं, उनकी सुरक्षा करना, है ना। तो उससे हम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरीके से जंगलों को बचा सकेंगे, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकेंगे। और अगर यहाँ पर उनके राइट्स की, उन लोगों के राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे हम लोग, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को ही बुरी तरह से डैमेज करेगा।
कैसे, आओ इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो इस पर्टिकुलर को एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में, ठीक है ना। एक रिपोर्ट के साथ में डिस्कशन करेंगे, उस रिपोर्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जिस रिपोर्ट का रेफरेंस इन्होंने दिया ना, तो वो रिपोर्ट बेसिकली ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उसके माध्यम से चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा ऑथेंटिक वे में और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल पाएगी। तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि हाल ही में आपको पता होगा 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपको पता होगा एक एनवायरमेंट को लेकर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP की जो मीटिंग होती है वो अलग है, ठीक है ना, जो अलग से यहाँ पर मीटिंग होती है, जो आपकी बार इजिप्ट के अंदर हुई है। एक यहाँ पर एनवायरमेंट को लेकर अलग से जो हमारी जंगल वगैरह है ना, इनको लेकर मीटिंग होती है COP 15 की। तो 15वीं यहाँ पर ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर यहाँ पर सारा डिस्कशन किया गया कि कैसे हम लोग अपने जंगलों को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसी मीटिंग के दौरान जो एक बॉडी है IIFB, जिसका नाम है इंडिजीनियस फोरम ऑन बायोडाइवर्सिटी, बेसिकली आगे इंटरनेशनल और लगेगा, इंटरनेशनल इंडिजीनियस फोरम ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसके जितने भी मेंबर्स थे इन्होंने यहाँ पर जोर दिया इंडिजीनियस पीपल के राइट्स के ऊपर। जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जो ऑलरेडी जंगल में रह रही हैं, उनके पास में जो ऑलरेडी राइट्स अवेलेबल हमने करवाए हैं, उन राइट्स को थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर जोर दिया जा सके, उनको उन राइट्स के प्रति यहाँ पर उनके जो राइट्स है बेसिकली उसकी सुरक्षा की जा सके, ऐसा हम लोग थोड़ा करेंगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए। कैसे, वो आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल और लोकल कम्युनिटीज़ के बारे में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका एक प्रोटेक्शन देना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप देखोगे, मान लो कोई जंगल है, इस जंगल के अंदर ढेर सारे पेड़ पौधे, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पे कम्युनिटीज़ रह रही हैं, लोकल कम्युनिटीज़। अब वो जो लोकल कम्युनिटीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं उस जंगल की सुरक्षा करके चल रही हैं। क्यों? क्योंकि उसी जंगल से उनको सब कुछ मिल रहा है, वो उनके लिए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड का काम कर रहा है, ठीक है, उनको वो जंगल कमा कर दे रहा है, तो उसकी प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, अच्छे से यहाँ पर देखभाल ही कर रहे हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लंबे समय से करते हुए नज़र आ रहे हैं, और लंबे समय से करते हुए नज़र आ रहे हैं तो इनके पास में काफ़ी सारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, वो आपको देखने को मिलेगी। पुराने ज़माने की जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो हमारे के पास में नहीं है, वो नॉलेज इनके पास में है, जिसके थ्रू यहाँ पे वो हमारे जंगलों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, जंगल के अंदर जितने जानवर हैं, प्लांट्स, एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, वो आप कह सकते हो कि उनके गार्जियन की तरह हम इनको देख सकते हैं, इंडिजीनियस पीपल को, लोकल कम्युनिटीज़ को। लेकिन पिछले समय में कुछ हुआ क्या कि हम लोग बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एरियाज़ को प्रोटेक्टेड एरियाज़ डिक्लेयर करने में लगे पड़े हैं कि भैया इसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दो। अब प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करने से होगा क्या कि वहाँ पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट रोकना पड़ेगा, उस एरिया को साफ़ करना पड़ेगा, तो लोगों को हटाया जा रहा है, जंगल से निकाला जा रहा है। तो जंगल से निकालना कोई सोल्यूशन नहीं है। आप जंगल से उन लोकल कम्युनिटीज़ को, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अगर निकाल दोगे ना, तो हमारे जंगल डैमेज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाओगे प्रोटेक्शन देने के लिए। जबकि अगर जो लोग वहाँ पर ऑलरेडी हैं, आप इनकी ही सुरक्षा करो, इनके पास में जो आपने राइट्स दिए हैं उनको ही अगर आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हो, तो कहीं ना कहीं बात बनती हुई नजर आएगी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आगे मैं आपको थोड़ा और डिटेल से लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये बोला गया कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, यानी जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको बचाने के लिए जो इंडिजीनियस पीपल का रोल है ना, वो कहाँ पर स्टैंड करता है, इसको समझते हैं। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जो नेचुरल फ्लोरा है, ठीक है, जो भी हमारे पास में अलग अलग प्लांट्स की प्रजातियां देखने को मिलती हैं, उनकी प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करवाते हैं, उनको उनकी सुरक्षा करते हैं। आप देखोगे कि कई सारे ऐसे प्लांट्स जंगलों के अंदर पाए जाते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत हाई होती है, यानी कि उनको दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा कई सारे और भी प्लांट्स हैं, क्रॉप प्लांट्स हैं, वो सब यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी आज के समय पर उगा रही हैं उस जंगल वाले एरिया के अंदर में, जिससे उनकी कमाई भी हो रही है और यहाँ पे आप कह सकते हो वो खाने के पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों की तरह उनका यूज़ किया जा रहा है। दूसरा, तो मतलब पहला रोल आप देख पाओगे इंडिजिनियस पीपल का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा रोल आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि जो भी इनके पास में पुरानी नॉलेज है, पुरानी यहाँ पर जो भी इन्होंने नॉलेज इकट्ठी करी है अलग अलग तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर तो उसको अप्लाई करना। जो भी इंडिजीनियस पीपल हैं, बायोडाइवर्सिटी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग बहुत लंबे समय से वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। इतने समय से रहते रहते उनको बहुत सारी जानकारी हुई है, उनके साथ में वो फैमिलियर हो चुके हैं, उसके साथ में काफ़ी अच्छे से टाइम बिता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो इसी चक्कर में उनको सारी जानकारियाँ हो चुकी हैं उस एरिया की कि किस प्रकार से यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है, कौन सा प्लांट किस लिए काम आएगा, ठीक है। वो जंगलों में रह रहकर वो सीख चुके हैं कि अगर सांप काट ले या फिर कोई बिच्छू काट ले
या फिर किसी की हड्डी अगर टूट जाती है तो उसके लिए कौन सा प्लांट का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो ऐसा हुआ भी है, कई बार सांप काट लेते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ऐसे पौधे देखने को मिलेंगे जिनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि वो सांप के जहर को काट सकती हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। तो उस प्रकार के प्लांट्स वगैरह भी यहाँ पर ये लोग उगा रहे हैं, उसकी नॉलेज इनको प्रॉपर है। तो इस चीज़ को थोड़ा और ज़्यादा आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो ना, उस चीज़ की वैल्यू करो, उस चीज़ को यहाँ पर और ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाओ, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पर राइटर कहने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा यहाँ पर रोल आपको देखने को मिलेगा वो है सैक्रेड ग्रुप्स। काफ़ी सारे जंगल हैं जिनको यहाँ पे हम लोग आप कह सकते हो बहुत पवित्र मानते हैं। कल मैंने आपको सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में बहुत डिटेल से एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारे भारत में कौन कौन से राज्य में कहाँ कहाँ पर सैक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो वो जो सैक्रेड ग्रुप्स है ना, उनकी प्रोटेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के समय पर उनको प्रोटेक्शन दिया भी जा रहा है, खासकर जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके थ्रू। तो ये बोला जा रहा है कि अगर ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ ही नहीं रहेंगी तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है, जो इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जो फॉरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं बेकार होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे बताया गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। अब बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कि सर सही भी है, हाँ बिल्कुल, जो इंडिजिनस पीपल है वो कहीं ना कहीं बचा सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं जंगलों की, दिक्कत क्या है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये चल तो रहा है तो इसमें परेशानी क्या है, मतलब कोई इंडिजिनस पीपल के ऊपर कोई डिफ़िकल्टी वगैरह आ रही है क्या, जो इंडिजिनस पीपल हैं वो कोई परेशानी फेस कर रहे हैं क्या इस समय पर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो लोग आज के समय पर ढेर सारी परेशानियां फेस कर रहे हैं। इसी वजह से तो ये आर्टिकल लिखा गया है कि वो जो परेशानियां फेस कर रहे हैं उनको परेशानी मत होने दो, क्योंकि वही लोग हमारे एनवायरनमेंट को, वही लोग हमारे जंगलों को बचा रहे हैं। अच्छा, क्या परेशानी फेस कर रहे हैं, सबसे पहली परेशानी डिसरप्शन आफ्टर डेजिग्नेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ जो कि आर्टिकल में मेंशन है। यहाँ पर ये बोलते हैं कि पिछले कुछ समय में ढेर सारे एरिया को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। अब यूनेस्को क्या करेगा, जैसे ही किसी एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देगा ना, तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि उस एरिया का जो भी पावर वगैरह है वो सब यूनेस्को के पास में आ जाएगी। यूनेस्को उस एरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा और जब यूनेस्को जब उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा तो इससे क्या होगा, बहुत सारे जो आउटसाइड के लोग हैं, बाहर के जो लोग हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ने लगेगा, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट आप बढ़ाने लगोगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगी, तो बाहर के लोग यहाँ पर ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इसकी चक्कर में जब बाहर के लोग इंडिजीनियस पीपल के साथ में मिलने लगेंगे तो इंडिजीनियस पीपल की जो लाइव्स हैं वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट होती हुई नजर आएंगी, वो लोग सही से रह नहीं पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर अगर बाहर के लोग का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता रहेगा, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता रहेगा, तो वो लोग वहाँ पर रह नहीं पाएंगे। ये एक पहली प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर है डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन। एक तरफ जो इंडिजिनस पीपल है वो जंगलों को बचाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर उन्हीं के घर हटाकर, उन्हीं लोगों को हटाकर वहाँ पर बिल्डिंग, डैम्स, माइनिंग यानी खनन की जा रही है, रेलवे लाइन बनाए जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं। तो मतलब डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन का यहाँ पर पूरा का पूरा मामला चल रहा है। एक तरफ वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं हमारे जंगल को, दूसरी तरफ यहाँ पर आप कह सकते हो जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, इसके चक्कर में हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो रहा है। और पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, जो ट्राइबल पीपल हैं इनको ज़बरदस्ती इनके एरिया से, इनकी ज़मीन से हटाया जा रहा है, ज़बरदस्ती इनको रिमूव किया जा रहा है। अब ज़बरदस्ती रिमूव करने की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डैमेज हो रहा है ना, और उनके पास में जो राइट्स हैं ना खासकर, वो भी कहीं ना कहीं वॉयलेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। और जो रिसेंटली मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के अंदर में क्या बोला गया कि 2030 तक हमें ढेर सारे एक्शंस लेने होंगे इस पर्टिकुलर मामले को सुलझाने के लिए। क्या एक्शन लेने चाहिए हमें, सबसे पहली बात आप देखोगे आने वाले समय में बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं। सबसे पहली परेशानी क्या है कि देखो जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ हैं, यानी कि कई बार होता है ना जंगल के अंदर जो बाहर की अलग अलग प्रजातियां हैं, बाहर की कोई पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं वो बढ़ने लगती हैं। ठीक है, उस एरिया में वो नहीं उगती हैं, बाहर से आई और बाहर से यहाँ पे आके वहाँ पे उस एरिया के अंदर वो फैलने लगी, उगने लगी, और इस प्रकार से उगने लगी कि वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो लोकली अलग अलग प्लांट्स ग्रो कर रहे थे ना उनको खाने लगी है। तो इस प्रकार की जो एलियन स्पीशीज़ होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमने टारगेट रखा है कि 50% तक ये एलियन स्पीशीज़ को हम लोग ख़त्म कर देंगे। ये हमारा बेसिकली टारगेट है। दूसरा टारगेट यहाँ पर ये कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएंगे और खासकर जो प्लास्टिक वेस्ट वगैरह है इसको यहाँ पे हम लोग कम करेंगे, इससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन मिलेगी। तो वो चीज़ यहाँ पे हमने अपने गोल की तरह सेट कर रखी है। आगे गोल किस प्रकार से अचीव करा जाएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा मैटर किया जाता है। राइटर बोलते हैं हमें क्या करना चाहिए, पहले इसको समझते हैं। हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। पहली चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंडिजीनियस पीपल हैं
ठीक है, अगेन वही लोकल कम्युनिटीज़ की बात की जा रही है जो जंगल के अंदर रह रही हैं। इनके राइट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, एक पहचान देनी होगी। ठीक है, इनके पास में जो भी हक हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना होगा, क्योंकि अगर आपको जंगल बचाना है, अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, तो इन फॉरेस्ट डिवेलपर्स के जो राइट्स हैं इनको भी रिकग्निशन देना, इनको पहचान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी सरकार है, सरकार को कुछ एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी, सरकार को कुछ कोशिशें करनी पड़ेंगी ताकि वो क्या कर सके, अपना जो सरकारी एजेंसीज़ हैं और बाकी यहाँ पर जो लोग हैं, इनके मतलब जो जंगलों के अंदर रह रहे लोग हैं और जो सरकारी एजेंसीज़ हैं, इनके बीच में एक ट्रस्ट बनाना होगा। अब ट्रस्ट बनाना होगा और साथ ही साथ में इन लोगों को भी जैसे देश के बाकी सारे लोग हैं ना, उन्हीं की तरह ट्रीट करना होगा। ठीक है, उन्हीं की तरह ट्रीट करो, इनकी सुरक्षा करो, इनके राइट्स का प्रोटेक्शन करो, तो ये लोग भी यहाँ पर ज़्यादा खुश रहेंगे और खासकर आपको भी सपोर्ट करेंगे, सरकार को भी सपोर्ट करेंगे। तो सरकार को यहाँ पे इनका ट्रस्ट जीतना होगा, इनका विश्वास यहाँ पर जीतना होगा, एक ट्रस्ट को मेंटेन करके चलना होगा। ये यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, ट्राइबल पीपल के पास में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, वही बात है, वो बहुत कमाल की है। क्योंकि आप बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 को देखोगे ना, तो ये यहाँ पर मेंशन करता है किस चीज़ के बारे में, इन लोकल कम्युनिटीज़ की नॉलेज के बारे में। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जितने भी हम लोग हैं ना, हमें इसके बारे में सोचना भी होगा कि वो लोग इतने समय से रह रहे हैं, उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है यही एक बहुत अच्छा काम करेगी, यही हमारे जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी जंगल हैं, जो भी जानवर हैं, उनको बचाने का काम करेगी। ठीक है, फिर उन्होंने एक चीज़ और मेंशन करी, जो ट्राइबल पीपल हैं इनको हम लोग एक बेस्ट कंजर्वेशनिस्ट की तरह देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ट्राइबल पीपल को हम कैसे देखते हैं, एक सबसे अच्छा तरीका है हमारे जंगलों को बचाने का, वो खुद यही है, द चीपेस्ट, एक सबसे सस्ता तरीका, सबसे तेज़ तरीका, सबसे अच्छा तरीका, सबसे यहाँ पर आप कह सकते हो इफ़ेक्टिव मेथड यही है कि आप ट्राइबल पीपल के राइट्स की रिस्पेक्ट करो। उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करने से हाँ, यहाँ पे हम अपने एरियाज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो फॉरेस्ट राइट्स, हेरिटेज कंजर्वेशन, ये आपको समझ में आ गया। फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में समझाया, करंट स्टेटस क्या है वो समझाया, क्या प्रॉब्लम्स है वो आपको यहाँ पर पता चल चुकी हैं। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें थी इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर में। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल एडिटोरियल डिस्कशन। उसके बाद मैंने जैसे बोला ना, एडिटोरियल आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, तीनों के तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट थे। बाकी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट हमारा काम का है नहीं, और आप कहोगे कि सर इकोनॉमी वाला पेज कवर नहीं करा, तो इकोनॉमी वाला पेज हमारा मंडे में आता नहीं है, इकोनॉमी का पेज आता नहीं है। और उसके बाद में आप देखोगे ये इकोनॉमी की जगह मनी वाइज आता है, स्टॉक मार्केट के बारे वगैरह में न्यूज़ दे रखी है, उसको आप स्किप कर सकते हो। बाकी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में कोरोना वगैरह की चर्चा की गई है, आप इसको स्किप कर सकते हो। बस खाली टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज में कोरोना वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज आर्टिकल कम थे लेकिन इफेक्टिव थे, खासकर एडिटोरियल इफेक्टिव थे, छोटे आर्टिकल भी कम ही नज़र आ रहे थे। नाउ इसके साथ में हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे, और पहले तो हम लोग अपना जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या था, पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में स्थित आपको देखने को मिलेगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। तो पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम लोग पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित आपको देखने को मिल जाती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।